खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आईएएस रामविलास को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां विजिलेंस कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार हुए थे और अब विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, विजिलेंस ने पूछताछ के बाद कल रात ही आईएएस रामविलास को गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेशी हुई है। रामविलास की गिरफ्तारी पर रोक मामले में सुनवाई हुई, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि जब रामविलास सहयोग कर रहे थे तो इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रामविलास को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रामविलास को ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। आज कोर्ट में पेशी हुई। आईएएस रामविलास की विजिलेंस कोर्ट में आज पेशी हुई, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था आईएएस रामविलास को। विजिलेंस ने पूछताछ के बाद कल रात को गिरफ्तार किया था। रामविलास की गिरफ्तारी पर रोक मामले में भी सुनवाई हुई, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब रामविलास सहयोग कर रहे थे तो इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, इस पर जवाब अब दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि विजिलेंस की तरफ से कहा गया था कि जो भी सवाल पूछे गए उनमें 80% सवालों के जवाब नहीं दिए गए और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तो इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां रामविलास को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया है। विजिलेंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये गिरफ्तारी कल रात हुई है और ये फिलहाल तस्वीर आप देखिए, जहां कोर्ट में कुछ ही देर पहले ये फैसला हुआ है और उसके बाद ये कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास। रामविलास को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कल रात 2 बजे ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां इससे पहले पूछताछ के दौरान सहयोग न करने के आरोप उन पर लगे हैं। अधिकारियों का कहना था कि उनसे कई सवाल इससे संबंधित पूछे गए, लेकिन उसके साफ साफ जवाब नहीं मिले। ऐसे में गिरफ्तारी कर पूछताछ ही जरूरी था और अब 14 दिन की ये न्यायिक हिरासत कोर्ट की तरफ से दी गई है। विजिलेंस कोर्ट में आज पेशी हुई, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आईएएस रामविलास को। तो ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। विजिलेंस ने पूछताछ के बाद कल रात 2 बजे ही उन्हें गिरफ्तार किया। एक लंबी पूछताछ चली थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई और आज विजिलेंस की तरफ से जहां कस्टडी की मांग की गई और अब विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आईएएस रामविलास को भेजा है। आय से अधिक रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 6 जुलाई तक रामविलास यादव अब जेल में रहेंगे और यहाँ से अब क्योंकि अब कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। कल 13 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद रामविलास यादव को देर रात जो है गिरफ्तार किया गया था और अब रामविलास यादव 6 जुलाई तक जेल में रहेंगे। जो आय से अधिक संपत्ति का जो मुकदमा उन पर दर्ज था, उसके बाद विजिलेंस ने लगातार उन्हें बुलाया था। जब कल वो आए तो 13 घंटे तक पूछताछ हुई और अब यहाँ से कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, पूरी जिरह हुई। उसके बाद कोर्ट ने अपना आखिरी निर्णय देते हुए रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब 6 जुलाई को रामविलास यादव एक बार फिर से कोर्ट में पेश होंगे। तो सीधे तौर पर 6 जुलाई तक आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार हुए रामविलास यादव अब जेल में रहेंगे। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो जैसा कि हमारे संवाददाता रवि कैंथुरा ने बताया कि 6 जुलाई तक अब उन्हें कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कोर्ट के फैसले के बाद अब विजिलेंस कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कस्टडी में वे रहेंगे। आगे की पूछताछ होगी, जहां इससे पहले पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप लगाया था अधिकारियों ने और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। विजिलेंस कोर्ट में पेशी हुई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया है और जो सवालों के जवाब यहां टीम खंगालने की कोशिश कर रही है, उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि इन 14 दिनों की हिरासत के भीतर क्या उन सभी सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं। बड़ी खबर देहरादून से, आईएएस रामविलास की विजिलेंस कोर्ट में
पेशी हुई जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनसे पूछताछ चल रही थी। कल भी कई घंटों की पूछताछ हुई और उसके बाद रात 2 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विजिलेंस ने पूछताछ के बाद कल रात ही उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद अब कोर्ट में पेशी हुई है, जहां अब विजिलेंस को पूरी उम्मीद है कि जो न्यायिक हिरासत में उनसे पूछताछ होगी उसमें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको बता दें कि उनकी आय से 500 गुना से भी ज्यादा संपत्ति उनके पास है और इसका रिकॉर्ड, इसके कारण और इसके सही जवाब नहीं दे पा रहे थे आईएएस, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तो आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है और अब विजिलेंस के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। इन 14 दिनों के भीतर देखना होगा कि क्या वो तमाम सवालों के जवाब अधिकारियों को मिल पाते हैं या नहीं, जो लंबी पूछताछ में नहीं मिले। जब विजिलेंस के प्रमुख अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल जो सवाल जवाब हुए उसमें 80% सवालों के जवाब नहीं दे पाए आईएएस रामविलास। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कैसे इस कस्टडी को देखा जा रहा है और कैसे उनकी मुसीबत अब आईएएस रामविलास की बढ़ चुकी है? बिल्कुल अनु, देखिए 1 घंटे तक पूरी जिरा हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात जो है कोर्ट में रखी और उसके बाद अब रामविलास यादव 6 जुलाई तक यानी कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। सबसे महत्वपूर्ण ये था क्योंकि जब रामविलास यादव को पहले विजिलेंस के द्वारा कई बार बुलाया गया, वो उनकी बातों का जवाब देने नहीं आए। उसके बाद जब विजिलेंस में कल वो आए, जब क्योंकि वो पहले कोर्ट में स्टे लेने गए थे, कोर्ट ने उन्हें आदेश किया था कि आप पहले विजिलेंस के सामने जाइए। उसके बाद 13 घंटे की पूछताछ हुई। बड़ी बात यह कि रात को 2:15 के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और क्योंकि 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना था और यही वजह थी कि आप जाकर जो है वो कोर्ट में उनको पेश किया गया, क्योंकि उससे पहले तमाम कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनको विजिलेंस ने पूरा करना होता है, तमाम सवालों के जवाब देने होते हैं। उसके बाद कोर्ट ने तकरीबन 1 घंटे दोनों पक्षों की जिरह सुनी और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। अब यानी कि 6 जुलाई तक रामविलास यादव अब जेल में रहेंगे और 6 जुलाई के बाद फिर से उनकी पेशी होगी। उसके बाद आगे का क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से विजिलेंस ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि जो संपत्ति है उसमें 547 गुना अधिक संपत्ति है रामविलास के पास, कई घर है, कई मकान है, कई प्लॉट हैं जो उनके और उनके वाइफ के नाम पर हैं। जिन सवालों का जवाब पूछा गया था कि इतनी संपत्ति कहाँ से आई, ये जो दस्तावेज हैं, जो रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, ये संपत्ति आपके पास कहाँ से आई, इतनी संपत्ति आपने कैसे अर्जित की, एक भी सवाल का जवाब रामविलास यादव विजिलेंस के सामने नहीं दे पाए। यही वजह रही कि विजिलेंस ने आखिरकार उनको गिरफ्तार करना पड़ा जब सवालों के जवाब नहीं हुए। और ये भी एक माना जा रहा है कि विजिलेंस इस दौरान उनको रिमांड पर भी ले सकती है ताकि उनसे इस पूरे मसले पर और भी जो है बातचीत की जा सके और भी चीजों को पूछा जा सके। कई सारी जो संपत्तियां हैं वो उनकी पत्नी के नाम पर हैं, तो क्या उनकी पत्नी से भी पूछताछ संभावित है? बिल्कुल संभावित है। देखिए इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले हुए हैं जहां पर जो संपत्तियां हैं, अगर जो उनकी पत्नी के नाम पर है, रामविलास यादव की बात करें तो उनकी पत्नी के नाम पर कई संपत्तियां, और ये भी सूत्र बताते हैं कि जब कल उन संपत्तियों के बारे में विजिलेंस पूछताछ कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जो संपत्ति आपकी पत्नी के नाम पर ये आपने कैसे अर्जित की और जो आय आपकी इतनी थी तो इतनी अधिक संपत्ति कैसे हो सकती है, उसमें रामविलास यादव कई सवालों पर यह भी कह गए कि ये मेरी आप पत्नी से ही पूछिए कि ये संपत्ति क्योंकि उनके नाम पर है, इसमें कोई जवाब नहीं दे सकता। ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और रामविलास यादव की पत्नी से भी पूछताछ कर सकती है विजिलेंस। इस पर भी आगे जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा सकती है क्योंकि रामविलास यादव किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और ऐसे में अभी क्योंकि हाल ही में 8 और संपत्तियां उनकी देहरादून में मिली, ऐसी 8 संपत्तियों में हमने देखा कि उसमें भी जो उनकी रजिस्ट्रियां थी वो विजिलेंस के कब्जे में है, रजिस्ट्रार ऑफिस में उनकी तस्दीक की गई और ये जाना गया क्योंकि कुछ संपत्तियां उसमें जिसमें मकान और प्लॉट ज़्यादातर शामिल हैं और वो उनकी पत्नी के नाम पर भी आए हैं। ऐसे में अब ये बन सकती है संभावना कि उनकी पत्नी को विजिलेंस बुलाए, उनको नोटिस दे और ये जानने की कोशिश करे कि जो संपत्ति उनके नाम पर है किस तरीके से पूरी तरीके से अर्जित की गई है। जी अनु। बिल्कुल। और रवि, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला अब बढ़ता जा रहा है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिकारी घिर रहे हैं, इस पर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। हमने कई विपक्षी नेताओं को ये कहते हुए सुना है कि ऐसे अधिकारियों का अंबार लगा हुआ है उत्तराखंड में और ऐसे अधिकारियों पर और भी हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर जांच बैठाई जानी चाहिए। बिल्कुल अनु, देखिए दिन भर क्योंकि पूरी तरीके से राजनीति भी इसमें हुई है। जैसे कि अगर हम कल देखें तो जिस तरीके से पूछताछ चल रही थी और जब पूछताछ के 7 से 8 घंटे हुए थे उसके बाद शासन के द्वारा रामविलास यादव क्योंकि अपर सचिव पद पर थे तो उनको सस्पेंड किया गया
उस सस्पेंड के दौरान जहां सरकार ने ये कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और यही वजह थी कि जांच चल रही थी और इसी दौरान सरकार उनके सस्पेंड का ऑर्डर जो है पास कर देती है। उसके बाद अगर हम विपक्ष के तौर पर बात करें तो कांग्रेस ने भी ये कहा कि इस तरीके के रामविलास यादव न जाने कितने उत्तराखंड में हैं, जिस तरीके से तमाम अधिकारी हैं और उनमें जो जिस तरीके के आरोप लगते हैं उनकी संपत्तियां भी सार्वजनिक होनी चाहिए। तो ये विपक्ष का एक तरीका होता है सरकार को घेरने का, जो विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार का एक अच्छे निर्णय के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जांच चल रही थी, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद सस्पेंड किया है और उसके बाद विजिलेंस भी अपनी कार्रवाई को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ा पाई। बिल्कुल। और रवि, एक बार हमारे दर्शकों के लिए इस पूरे केस की एक पृष्ठभूमि भी आसान शब्दों में हमारे सभी दर्शकों को बताएं आप एक बार। बिल्कुल अनु, देखिए रामविलास यादव की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर उनका जो समय है वो यूपी में गुजरा। 2018 के करीब वो उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अपर सचिव पद पर वो इस वक्त यहाँ पर थे। उसके बाद इसी 19 अप्रैल में उन पर जो मुकदमा था, जो FIR थी, वो विजिलेंस ने दर्ज की थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला था और जिस पर जब ये FIR दर्ज हुई थी उसके बाद विजिलेंस का ये कहना है कि उन्होंने रामविलास यादव को इस मसले पर कई बार बुलाया, उनसे बात करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जब लखनऊ से देहरादून तक तमाम छापेमारी भी हुई तो उस दौरान भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उनकी वाइफ का फ़ोन स्विच ऑन रहता था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती थी और रामविलास यादव की ओर से किसी भी तरीके का न लिखित में और न मौखिक में विजिलेंस को कोई जवाब दिया जाता था। जितने भी उनके ठिकाने थे वहाँ पर विजिलेंस की टीमें जाती रही, वो भी हमने तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर उनका जो टिहरी हाउस में सरकारी आवास है देहरादून के भीतर, वहाँ पर भी तमाम छानबीन हुई, लेकिन जिस भी आवास पर जो विजिलेंस की टीम जाती थी तो वहाँ पर केयर टेकर मिलते थे, यहाँ पर घर पर काम करने वाले लोग। ऐसे में रामविलास यादव दूरी बनाकर रखी उन्होंने। इससे पहले शासन की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी में कुछ न्याय से जुड़े हुए अधिकारी थे और शासन के अधिकारी थे। उस कमेटी को भी ये निर्देशित किया गया था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो ये आय से अधिक संपत्ति का मसला आया है इस पर पूरी तरीके से देखा जाए, लेकिन उस कमेटी के समक्ष भी रामविलास यादव पेश नहीं हुए। उन्होंने वहाँ पर भी अपनी बात नहीं रखी। हालांकि जब जिरह इस वक्त कोर्ट में हो रही थी, हम उस बात को सुन रहे थे, तब रामविलास यादव कह रहे थे कमेटी के द्वारा उनको सहयोग नहीं किया गया। अपने आप को बचाने की बात होती है जो उन्होंने यहाँ पर की है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सहयोग नहीं किया गया, यही एक बड़ी वजह रही जो रामविलास यादव को फंसाती रही धीरे धीरे। और जब वो कोर्ट में स्टे लेने गए, जब उनको पता था कि मेरी अरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसी महीने 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट था, तो ऐसे में जब स्टे लेने गए तो हाईकोर्ट ने भी पहले ये कहा कि जब आपकी जांच हो रही है तो आप पहले जांच का सहयोग तो कीजिए। और उसके बाद जब जांच के सहयोग में आए, उसी दौरान 6 से 7 घंटे जब पूछताछ को हुए थे, उसके बाद सस्पेंड जो है सरकार के द्वारा किया गया। फिर विजिलेंस अपनी जांच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ी और रात को 2 बजे बाद उनको अरेस्टिंग विजिलेंस को करनी पड़ी, क्योंकि जितने भी सवाल पूछे गए थे उसमें बहुत ही कम सवाल थे जिनके वो जवाब दे पाए, क्योंकि संपत्ति 547 गुना अधिक है। ऐसे में इतनी संपत्ति अर्जित करने पर कैसे जवाब दे पाते, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। अब न्यायिक हिरासत में 14 दिन की हैं। 6 जुलाई तक रामविलास यादव जेल में रहेंगे। उसके बाद 6 जुलाई को पेशी होगी। उसके बाद रामविलास यादव, क्योंकि आगे का बड़े चाहे हाईकोर्ट की हम बात करें, वहाँ का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आगे होता है। लेकिन जो 14 दिन है, इसमें भी ये माना जा रहा है कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसमें विजिलेंस उनको रिमांड पर लेने की भी डिमांड कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए, इस बीच रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर सीएम धामी का भी बयान आ चुका है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखी है, ये सीएम धामी ने कहा है। जो भी गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर यह बयान है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी अधिकारी या कोई भी गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर हमने पहले दिन से कहा है कि हम इस पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे और पारदर्शिता के आधार पर सरकार काम करेगी। जो भी कानून के दायरे में आएगा, जो भी कानून के दायरे में कहीं पर गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उत्तराखंड के एक आईएएस को सस्पेंड करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सारे मामले उत्तर प्रदेश के समय के हैं और कानून अपना काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो।
कहीं पर भी अगर वो दोषी पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई होती है। तो इसमें कानून अपना काम कर रहा है। अगर बात करें जैसे ही उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी है उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और तमाम सारे जो लोग ढीला काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। हाँ, मैंने कहा कि जो भी सरकार से धन लेते हैं यानी वेतन लेते हैं किसी भी माने में, वो पर्याप्त सरकारें देती हैं। उसके बावजूद भी जो गलत काम करते हैं और दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर का, उन पर हमारी सरकार ने कड़ी निगरानी रखी है। अब एक बड़ी खबर, चंपावत उपचुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और उपचुनाव के बाद पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की है। पीएम से उपचुनाव में मिली जीत का आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर पीएम से बात भी की है, जिसमें यहां TSDC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम उत्तराखंड में स्थित है। इसमें 75% और 25% की अंशधारिता मिलती है और इसके आधार पर मिलनी चाहिए। GST को लेकर भी यहां कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। TSDC इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, चूँकि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उसमें 75% और 25% के आधार पर जो अंशधारिता होती है, उन अंशधारिता का उत्तराखंड के अंदर स्थित होने के कारण से उत्तराखंड को मिलना चाहिए। मैंने अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर इस पर फैसला होना चाहिए। साथ ही GST देश के अंदर लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को अभी तक GST कंपनसेशन के रूप में 5,000 करोड़ रुपया लगभग भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता था। मैंने अनुरोध किया है कि इसको आगे निरंतर जारी रखा जाए, जिससे कि उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को इससे बल मिले। 300 से ज़्यादा फार्मा कंपनियां उत्तराखंड के अंदर काम करती हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून में। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। कुमाऊं मंडल में मानस माला खंड, मानस मंदिर माला मिशन को शुरू करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि दूर दूर तक जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाएं, उन सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, इसके लिए भी अनुरोध किया है। और पिथौरागढ़ जो कि सीमांत क्षेत्र है, जो हमारा भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान पर हवाई सेवाएं जल्द से जल्द शुरू हों। हालांकि निविदाएं उसकी आ गई हैं। जो अलकनंदा नदी है उस पर बावला नंद प्रयाग 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना सहित राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया गया कि जहां एक और केंद्र सरकार युवाओं के लिए बेरोजगार करने वाली योजना ला रही है, तो वहीं कांग्रेस के भविष्य राहुल गांधी के खिलाफ भी राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ईडी जांच कराई जा रही है। मोदी सरकार लगातार तानाशाही, हिटलरशाही पर उतारू है। यूथ कांग्रेस के द्वारा आज मोदी सरकार के हिटलरशाही फैसले अग्निपथ के विरोध में, और जिस तरीके से मोदी सरकार अमित शाह ईडी के माध्यम से देश के भविष्य माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी समेत अन्य कांग्रेस के नेताओं को परेशान और उनको डराने का काम कर रहे हैं, उस विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टहल चलाकर प्रदर्शन किया है। हम लोग मांग करते हैं मोदी सरकार अपने हिटलरशाही और गुंडागर्दी को बंद करने का काम करे। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत जारी है। आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने जिस तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में पूरे देश के नौजवान साथी सड़कों पर उतरे हैं और कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के बेरोजगार नौजवान साथियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है और कांग्रेस नौजवान साथियों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करे। और इसीलिए कल राहुल गांधी जी ने भी कहा
कि ईडी का मामला तो बहुत छोटा है, लेकिन अग्निपथ में जो कुछ हो रहा है उसके अग्निपथ आम युवाओं को यदि पूछें तो उनमें ये इसकी स्वीकार्यता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो कि केवल उपद्रव और देश के प्रति जो उनके मन में भाव नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल और अब वक्त है हमारे दमदार शो सत्याग्रह का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।